नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति पीसीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र पर डिस्कशन कर रहे हैं। 2023 के प्रश्न पत्र पर हमने डिस्कशन कर लिया था इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में, और अब हम 2022 में जो भी प्रश्न पूछा गया है इंडियन पॉलिटी से संबंधित उस पर डिस्कशन करने वाला है। इसके संदर्भ में 9 प्रश्न उस साल कुल पूछा गया था। उसके बाद कुछ प्रश्न जो है पॉलिटी से संबंधित पूछा गया था जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो वो यहाँ पर हम नहीं करेंगे क्योंकि वह करंट बेस्ड था, तो वह पुराना हो चुका है। लेकिन जो इंडियन पॉलिटी है वह 9 प्रश्न था। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब जैसे कि देखिए, राज्य स्तरीय आयोग में क्या होगा कि कुछ प्रश्न बिल्कुल फैक्चुअल होगा, यानी कि यदि आपको वह याद है तभी आप उसका जवाब दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। और 2022 में ये जो 9 प्रश्न पूछा गया था, इसमें से अधिकांशतः प्रश्न बिल्कुल तथ्य आधारित पर है। जैसा कि आपने 2023 में देखा था, हमने डिस्कशन किया था, उसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो वो अच्छा प्रश्न पत्र था। इस बार ज्यादा फैक्चुअल है। अब देखिए, जैसे भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका सही जवाब है ए, यानी कि श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। अब इनका जन्म जो है, इनके विषय में थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1888 ईस्वी को बड़ौदा में हुआ था, जो कि यह एक मराठी परिवार से दरअसल संबंधित थे। और इनका कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो वह 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक रहा था। ठीक है, तो ये यहां पर आपको पहला प्रश्न हो गया। अब एक चीज और आप समझ लीजिए, इसमें जो भी व्याख्या दिया गया है सभी प्रश्नों का आपको दिया गया है व्याख्या, तो परेशान नहीं होना। आपको क्या करना है, संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस पर आप जाइए, लिंक को चटकाइए, आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां ज्वाइन का ऑप्शन दिया होगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये जितने भी पीडीएफ है आपको पूरी तरह से निःशुल्क दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? यानी कि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति दी गई है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिस पर अपराध तय कर दिया गया है न्यायालय के द्वारा, और न्यायालय उसको सजा दे चुकी है, वह राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचता है क्षमा दान के लिए कि उसे क्षमा कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति को संविधान में क्या इसकी शक्ति दी गई है? हाँ, राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत जो है यह शक्ति दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 72। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, और प्रतिलंबन भी किया जा सकता है उसका। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। अब चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? मौलिक अधिकार, आप जानते हैं मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में दर्ज है। ठीक है, और उसके संबंध में कहा गया है कि किसने कहा, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी चाहते हैं। अब यह स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यह किसने कहा? न्यायमूर्ति पीएन भगवती, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर बीआर अंबेडकर। अब देखिए, इस तरह के कुछ प्रश्न जो है राज्य स्तरीय आयोग में पूछा जाता है। आप देखेंगे कि 2022 में इस तरह के 2 स्टेटमेंट पूछा गया है। एक तो यही हो गया, इसका सही जवाब है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और संविधान निर्माण के समय इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के महत्व को बताते हुए यह कथन कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। चलिए अब चौथे पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? यानी कि राष्ट्रपति को यदि पद से विमुक्त करना है तो आप जानते हैं महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, तो उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 4 आर्टिकल दिया गया है, अनुच्छेद 53, 73, 61 और 72। अब यह भी देखिए अपने नेचर में, इस प्रश्न की प्रकृति समझेंगे तो अपने प्रकृति में पूरी तरह से तथ्य है, और इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो है यदि पाया जाता है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो संसद में महाभियोग उन पर चलाया जा सकता है। इसके लिए क्या होगा कि एक प्रक्रिया होगी, और यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। किसी भी सदन में शुरू करने का तात्पर्य है चाहे वह लोकसभा या फिर
राज्यसभा वरिष्ठों का सदन, दोनों में से कहीं भी इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। इसके तहत नोटिस लाया जाएगा और जो नोटिस लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य जो होंगे उनका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाता है और 14 दिन के भीतर जो है उसके बाद यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, और महाभियोग प्रस्ताव जो है वह विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, 2/3 मत के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 61 के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको पता होना चाहिए। तो चौथे का सही जवाब हो गया यहां पर अनुच्छेद 61। चलिए अब 5वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ध्यान देना है यहां पर, देखिए बार बार हर प्रश्न में आर्टिकल पूछ रहा है। अब इससे समझ सकते हैं कि राज्य स्तरीय आयोग में पॉलिटी के से संबंधित यदि प्रश्न आते हैं तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल लगातार पूछा जाता है राज्य स्तरीय आयोग में। ठीक है, इसीलिए जब भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र का आप अध्ययन कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, तो सिर्फ जवाब नहीं ढूंढना है, जितने भी आर्टिकल यहां पर दिए हुए हैं सभी के विषय में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह आवश्यक होने वाला है। यहां पर कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है। यानी कि यहां पर जो न्यायाधीश हैं उनके ट्रांसफर की बात की गई है कि किस अनुच्छेद के माध्यम से अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उन्हें ट्रांसफर करना है तो फिर यहां पर मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो किस अनुच्छेद से? तो यह आर्टिकल 222 इससे संबंधित है। तो 5वें प्रश्न का सही जवाब जो है वह ए हो जाएगा। अब छठे प्रश्न के तरफ चलते हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि 2022 में जो पेपर आया था ये 9 प्रश्न और इंडियन पॉलिटी का पूरी तरह से तथ्यात्मक प्रश्न है। ज्यादातर जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो फैक्ट बेस है। अब देखिए छठे प्रश्न, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? पूरी तरह से एक फैक्ट है, यदि आपको इसकी जानकारी है तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। यहां पर चौथा विकल्प देखते हैं, 13 दिसंबर 1946 को। अब यहां पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। ठीक है, संविधान निर्माण से ठीक पूर्व इन्होंने लाया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव में इन्होंने संविधान का जो दर्शन है वह बताया था। इनका यह मानना था कि इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से संविधान निर्माण में मार्गदर्शन मिल पाएगा। ठीक है, और यही आगे चल करके प्रस्तावना के रूप में संविधान में रख लिया गया। ठीक है, तो इसके तारीख को ध्यान रखना है, 13 दिसंबर 1946 को। छठा प्रश्न हो गया। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है। यहां पर 4 चीजें आपको दिया गया है। मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना, एक बात कहा गया है। 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं। एससी और एसटी के राष्ट्रीय आयोग का विभाजन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये 3 विकल्प आपके सम्मुख दिए गए हैं 7वें प्रश्न में। अब यहां पर थोड़ा सा विचार करते हैं, क्योंकि आपको यहां पर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पता होना चाहिए। ये कब हुआ था? 2003 में, और 2003 में हुआ था। इससे संबंधित कुछ बातें हैं मंत्री परिषद को लेकर के कि मंत्री परिषद में कितने सदस्यों की संख्या हो सकती है। यह लोकसभा और विधानसभा दोनों से ही संबंधित है। ठीक है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी मंत्री परिषद की जो संख्या है उसको सीमित करने को लेकर के बातें की गई थी, और इसकी संशोधन के द्वारा बताया गया था कि यह 15% तक हो सकता है इसकी संख्या। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना इसका उद्देश्य था। चलिए अब 8वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना कहने का तात्पर्य है दोहरी सरकार। आपने ये पॉलिटी में भी पढ़ा होगा और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए भी आपने इसका अध्ययन किया होगा। तो दोहरी सरकार की व्यवस्था की बात की जा रही है। यहां पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, यहां पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम, देखिए 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे अंग जो है यहां से लिए थे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली इसके तहत नहीं आया था। संविधान निर्माण में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा है, लेकिन
द्वैध शासन प्रणाली में नहीं है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, देखिए सही जवाब हमें मिल गया। अब ये भी बिल्कुल फैक्ट है, आपको याद है, पता है, आपने पढ़ रखा है, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, और इसी अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू जो है उन्होंने दोहरी सरकार की प्रणाली की व्यवस्था का अवधारणा दिया। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने कहा था 2022 के पेपर में पॉलिटी से संबंधित 9 ही प्रश्न था, तो ये आखिरी प्रश्न इस बार का होगा, और आपने देखा पूरी तरह से फैक्ट था इस बार का प्रश्न। और 9वां प्रश्न कहता है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है। संविधान सभा के संदर्भ में कहा गया, तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। यहां पर 4 विकल्प है, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। ठीक है, अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में समझ लीजिए कि एक स्टेटमेंट जो है पहले ही इनके संदर्भ में आपसे पूछा जा चुका है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। तो जाहिर सी बात है, आप अगर नहीं पता है आपको इसका सही जवाब, तो मैं निकालना आपको सिखा रहा हूं कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक ही पेपर में इस तरह की 2 स्टेटमेंट नहीं रहेगा एक ही व्यक्ति को लेकर के। एनी बेसेंट को लेकर के आप कह सकते हैं कि यह भी नहीं कही होंगी। यहां पर आपके लिए मुश्किल फंसेगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी। अब यहां पर समझ लीजिए, बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा को लेकर के या संविधान प्रक्रिया के निर्माण को लेकर के जो बातें कहे हैं, इनकी लगभग सभी स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो वो आपको लगभग याद रहेगा। इस तरह की चीजें अगर आप देखेंगे और अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो यहां एक शब्द है, एक स्वदेशी संविधान, और इस तरह के स्वदेशी, स्वराज, इस तरह की बातें जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किया करते थे। तो महात्मा गांधी ने स्वराज की स्थापना हेतु संविधान सभा के निर्माण के समय यह बात कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो 9वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, जैसा मैंने कहा इसकी पूरी व्याख्या आपको दे दिया जाएगा। संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको परेशान नहीं होना है। अलग से जो थोड़ी बहुत बातें मैं बताता हूं उसे नोट करते चलिए। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि 2021 का जो पेपर पूछा गया था एमपीपीएससी में, उसमें जो इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में हम 2021 की चर्चा करते हुए नजर आएंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।